वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल नंबर 33। अभी तक हमने रूल 32 तक कर लिए हैं कंप्लीट। रूल 33 क्या है? ये कॉन्सेप्ट है प्योर एजेंट का। प्योर एजेंट होता क्या है? प्योर एजेंट के बारे में थोड़ा समझना होगा आपको। और इस रूल 33 का कहना ये है कि कोई व्यक्ति जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो व्यक्ति जो किसी के बिहाफ पे कोई सर्विसेज दे रहा हो, साथ में वो अपना बिल रेज करता है सर्विसेज के लिए। जैसे मैं एग्जांपल पहले आपको दे देता हूँ। एक कंपनी सेक्रेटरी होता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है या सीएमए मान लीजिए, एक ही फील्ड सब, ये अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं। तो इन्होंने क्या करा है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एक अपनी फीस भी रेज करेंगे, साथ में इस इनकम टैक्स को भरने के लिए पेमेंट यानी टैक्स भरने के लिए उसने भी एक तरीके से क्या कर सकते हैं, ये अपनी जेब से पैसे भर सकते हैं या क्लाइंट से वो पैसा अपने बिल के साथ रेज कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए फीस अपनी है 2500 रुपीज़, ये फीस है अपनी, और इसमें जो टैक्स का जमा होना है पैसा, चालान, वो पैसा जमा हुआ है मान लीजिए 12,000। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, बिल रेज करेगा 14,500 का, राइट। अब सवाल ये उठता है कि जब ये जीएसटी लगाएगा तो जीएसटी किस पे लगाएगा? ये जो पैसा है टैक्स चालान जो कि गवर्नमेंट के पास जमा किया गया है, ये किसके बिहाफ पे किया गया है? 12,000 रुपये क्लाइंट के बिहाफ पे। यहाँ पे कहीं भी सर्विसेज का लेना देना नहीं होता, बट ये है कि उससे क्लाइंट से पैसा लेना है, रिएम्बर्स कराना है। तो ये क्या करेगा, अब पहले अपनी जेब से 12,000 रुपये अपना टैक्स जमा करेगा, किसके बिहाफ पे? क्लाइंट के बिहाफ पे, क्योंकि वो क्लाइंट ने उसको ऑथराइज करके रखा हुआ है कि आप पैसा जमा कर दीजिए, ठीक है। और ये भी बंदा क्या करेगा, जब बिल रेज करेगा, इनवाइस बनाएगा, तो इसको सेपरेटली लिखेगा, इस अमाउंट को सेपरेटली लिखेगा कि टैक्स चालान मैंने पे किया है 12,000 का, जो कि आपके बिहाफ पे किया गया है। सेपरेटली इंडिकेट होना जरूरी है। दूसरा, ये सर्विसेज के अलावा अलग से लिखेगा, मतलब कि जैसे मान लीजिए फीस है, ये इन एडिशन है, मतलब कि आपका जो फीस है एक्चुअल में वो 2,500 का है बिल, लेकिन ये अलग से उसमें लिखा गया है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि मेरा पूछने का मतलब ये है कि आपको वैल्यू निकालनी सप्लाई की। ये सीए ने आपको जो सर्विसेज दी है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए रूल 33 बना हुआ है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जीएसटी किस पे लगाएंगे? 2,500 पे लगाएंगे, 12,000 पे लगाएंगे या 14,500 पे लगाएंगे? जीएसटी किस पे लगेगा आपके हिसाब से? बताइए, लॉजिकली बताइए। अभी आपको ऐसा नहीं है कि अपन ने पढ़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लॉजिकली बताइए जीएसटी किस पे लगना चाहिए? 12,000 पे लगना चाहिए जीएसटी, आप बताइए। हैं 14,500 पे, और कोई बताएगा? हाँ, किस पे लगना चाहिए जीएसटी? ओनली सर्विस पे लगना चाहिए जो उसने प्रोवाइड की है, यहाँ पे जीएसटी लगना चाहिए। ये जो पैसा लिया गया है ये वो पैसा नहीं है जो सर्विसेज का पार्ट हो, यानी वैल्यू का पार्ट कभी नहीं बन सकता ये, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो पैसा है 12,000 रुपये, ये कैपेसिटी क्या है इसकी? ये जो सीए है या सीएस है, ये बंदा 12,000 रुपये जो ले रहा है क्लाइंट से, वो किस हिसाब से ले रहा है? और सीए एससीएस है क्या एक्चुअल में? ये प्योर एजेंट के रूप में काम कर रहा है। क्या बोला मैंने? प्योर एजेंट के रूप में काम कर रहा है, यानी ये सिर्फ पैसा लेगा क्लाइंट से और क्लाइंट से पैसा लेके कहाँ जमा कर देगा? सरकार के पास। इसमें उसका कोई लेन देन नहीं है, ना तो उसने कोई इसमें मुनाफा कमाया है और ना उसने अपने पर्सनल के लिए लिया है। वो पूरा काम किसके बिहाफ पे कर रहा है? क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट से इतना बोलता है कि जो पैसा आपने प्योर एजेंट के रूप में रिसीव किया है वो कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं होगा, लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ये ऑथराइज होना चाहिए बंदा ये काम करने के लिए, यानी एक सीए है वो ऑथराइज है करने के लिए, क्लाइंट ने उसको दे के रखा है भाई आप जमा कर दीजिए टैक्स चालान। दूसरा, इसको सेपरेटली इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये टैक्स का पैसा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 12,000 में से मान लो उसने बोला नहीं मेरे को 13,000 चाहिए, तो वो एलिमेंट कहीं ना कहीं फिर वो सर्विस का जुड़ जाएगा 1,000 का, क्योंकि 12,000 तो प्योरली कहाँ जा रहे हैं? गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। बट वो 1,000 जो लिया है वो सर्विस का पार्ट बन जाएगा। लेकिन उसने क्या करा है कि इनवाइस में अलग से शो कर दिया है कि भैया इसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है, ये जो पैसा है
ये मैंने क्लाइंट के बिहाफ पे जमा किया है, उसके टैक्स का पैसा है, राइट। ठीक है, तो यहाँ सब 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिए कि अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये प्योर एजेंट के रूप में लिया गया पैसा कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे समझ पा रहे होंगे। लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर यानी CA/CS, ठीक है, एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपेंट, ये रिसिपेंट का क्या हो गया? प्योर एजेंट है। ऑफ सप्लाई शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं किया जाएगा यानी एक्सक्लूड रखा जाएगा इसको। इफ द ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, पहला है द सप्लायर एक्ट्स एज ए प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपेंट ऑफ द सप्लाई व्हेन ही मेक्स द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी ऑन ऑथराइजेशन वाज सच रिसिपेंट, राइट। ये वाली का बात क्लियर हो गई। रिसिपेंट ने इसको पावर दिया हुआ है कि आप पेमेंट करिए मेरे बिहाफ पे। दूसरा, द पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपेंट ऑफ सप्लाई हैज बीन सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस विद। देखो ये जो इनवॉइस इशू किया ना इसने, इसमें सेपरेटली इंडिकेट करेगा कि भाई ये पैसा मेरा नहीं है, ये प्योर एजेंट के रूप में लिया गया पैसा है, राइट। द प्योर एजेंट टू द रिसिपेंट ऑफ सर्विस एंड द सप्लाईज procured by the pure agent from the third party as a pure agent of the recipient of supply are in addition to the services he supplies on his own account। ठीक है, यानी ये पैसा अलग से चार्ज किया गया है क्योंकि ये मुझे थर्ड पार्टी को देना है, या थर्ड पार्टी बोले तो गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, मेरी सर्विसेज के अलावा यानी 2500 के अलावा ये इन एडिशन है, राइट। तो ये जब कंडीशन पूरी होती है तो सिंपल है, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है करने का। बस इसमें प्योर एजेंट को डिफाइन किया गया है। प्योर एजेंट का क्या मतलब होता है? प्योर एजेंट को जैसे जितना मैंने आपको बताया उसके हिसाब से क्या डिफाइन हुआ कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में, सप्लायर और रिसिपेंट के। ठीक है, दूसरा, इसको आपको मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में प्योर एजेंट को डिफाइन करने के लिए आपसे क्वेश्चन आएगा, बट ये आपको फील करना होगा कि प्योर एजेंट होता क्या है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ। दूसरा क्या हो गया? नाइदर इंटेंट्स टू होल्ड और होल्ड्स एनी टाइटल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। इसमें इसका कोई भी चीज़ों का इसके टाइटल वगैरह जो होता है ना, आप जो थर्ड पार्टी से ले रहे हो पैसा, गुड्स ले रहे हो या सर्विसेज ले रहे हो, उसमें सप्लायर का कोई लेना देना नहीं है। एक बात बताओ, ये 12,000 रुपये आए, 12,000 रुपये कहाँ चले गए? गवर्नमेंट के पास चले गए। इसका इसमें क्या लेना देना है? कोई लेना देना है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का उसके ऊपर सप्लायर का कोई स्वामित्व नहीं है, उसके ऊपर टाइटल नहीं मिला है उसको, ना गुड्स का ना सर्विसेज का। मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी जो थर्ड पार्टी से आपने गुड्स और सर्विसेज ली हैं, ये मैं तो एग्जांपल ये सर्विसेज का हो गया एक तरीके से, लेकिन अगर गुड्स का भी मामला हो सकता था, राइट। अब जैसे मान लो कोई कंस्ट्रक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हो सकता है कि सामने वाला सप्लाई कर रहा है, उसके बिहाफ पे कोई माल उठा रहा है, 50,000 का माल उठा लिया। अब 50,000 का माल उठाया है तो वो 50,000 उसके बिहाफ पे उठाया ना, उसमें कुछ एलिमेंट थोड़ा ना जोड़ा है उसने कि मैंने 51,000 का हो गया या 52,000 का हो गया, या वो 50,000 रुपये उसका ही है, किसका? रिसिपेंट का। इसमें पूरी तरीके से टाइटल किसका बना है? रिसिपेंट का है। इसका कोई लेना देना नहीं है, प्योर एजेंट का कोई लेना देना नहीं है इसमें, राइट। तीसरा है ही डज नॉट यूज ऑफ हिज ऑन इंटरेस्ट, और ये अपने लिए कभी यूज़ नहीं कर सकता इस पैसे का। ये 12,000 रुपये लिए ना, ये गवर्नमेंट के पास ही जमा होने हैं, अपने लिए नहीं लिए उसने, राइट। रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर सच गुड्स और रिसीव्स इन एडिशन टू द अमाउंट रिसीव्ड और सप्लाई। मतलब एक्चुअल अमाउंट ही लिया है। आपसे ये नहीं बोला है कि 12,000 जमा कर, आपसे ये नहीं बोला है कि मुझे 12,500 रुपये जमा करने हैं तो इसमें से 500 बचा लेगा, ये नहीं किया है उसने। जितना लिया है ना उतना सब दे दिया गवर्नमेंट को। तो आप ये समझिएगा कि एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, ये चीज़ बात समझ में आएगी। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि प्योर एजेंट होता क्या है। तो पूरा अगर क्रक्स देखें तो रूल 33 का क्रक्स ये है कि अगर आप किसी भी रिसिपेंट से कुछ पैसा ले रहे हो एज ए प्योर एजेंट, तो वो वैल्यू का पार्ट नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है वो 33, इसको भी रीड कर लीजिए। एग्जांपल 33 में क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट सर्विसेज फर्म ए इज एंगेज टू हैंडल द लीगल वर्क पर्टेनिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बी। एक फर्म है ए जो कि इनकॉर्पोरेशन का काम कर रही है, कंपनी फॉर्मेट कर रही है। अदर देन इट्स सर्विसेज फीस के अलावा ए आल्सो रिकवर्स फ्रॉम बी registration fees and approval fees for the name of the company paid to the register of companies. The fees charged by the register of companies for the registration and approval of the name are compulsorily levied on B. देखो A क्या कर रहा है? B के लिए कंपनी बना रहा है,
और उससे क्या बोल रहा है, मेरी फीस तो मैं लूँगा ही, साथ में जो आरओसी की फ़ीस लगती है, गवर्नमेंट की फ़ीस लगती है, जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हो कंपनी का, तो उसमें अप्रूवल फ़ीस भी लगती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लगती है, तो वो सारी फ़ीस भी देनी पड़ती हैं। तो अब इसने मान लो इसकी फ़ीस मान लो 5,000 है और उसका जो खर्चा है फीस वगैरह का वो 15,000 है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? सामने वाला जो ए बिल रेज करेगा तो वो तो 20,000 बताएगा ही कि भाई मैंने 15,000 रुपये मैंने आपके बिहाफ पे पेमेंट कर दिए हैं, कहाँ के, गवर्नमेंट को, और 5,000 रुपये मेरी फ़ीस है। तो अब इस तरह से आप लगा सकते हैं कि वैल्यू का पार्ट कभी नहीं हो सकता जब हम प्योर एजेंट के रूप में पैसा लेते हैं। तो ए इज़ मेयरली एक्टिंग एज ए प्योर एजेंट, सिर्फ वो प्योर एजेंट के रूप में काम कर रहा है इन द पेमेंट ऑफ दोज फीस, देयरफॉर ए रिकवरी ऑफ सच एक्सपेंसेस इज ए डिसबर्समेंट एंड नॉट पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाई ए टू बी, राइट। यही बात मैंने आपको पहले समझाई थी और वही के वही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर अपना रूल 33 खत्म हो जाता है। अब एक लास्ट रूल बचता है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, रूल 34, इसको आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। रूल 34 क्या है? यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जगह जगह सर्विसेज की बात जब आती थी, जहाँ पे फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पे जब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे क्या जरूरत होती है? रेट ऑफ एक्सचेंज की, रेट ऑफ एक्सचेंज। तो उन्होंने बोला है कि हमें कौन सा रेट लेना है। ऐसे बहुत सारे जगह नोटिफाइड होते हैं रेट्स, आरबीआई के द्वारा भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज डीलर के द्वारा भी होते हैं, मनी चेंजर के भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है हेडिंग में बता देता हूँ, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज, अदर देन इंडियन रुपीज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। तो उसका वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? जैसे आपका डॉलर है, राइट है, और आपका पाउंड्स है, उसमें कन्वर्जन की मतलब उसमें बात हो रही है, तो उस समय अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना होगा तो आप रेट कौन सा लोगे? ये बात बताता है कि दो प्रकार की चीज़ हो सकती हैं, टैक्सेबल गुड्स के मामले में क्या होगा और टैक्सेबल सर्विसेज के मामले में क्या होगा। यहाँ पे दो पैराग्राफ में आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। टैक्सेबल गुड्स के मामले में क्या होगा और टैक्सेबल सर्विसेज के मामले में क्या होगा। तो ये नोटिफाइड गुड्स हैं, किसके द्वारा नोटिफाइड किए जा रहे हैं? तो देखो गुड्स के मामले में आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोटिफाइड किसके द्वारा किया गया हो रेट? बोर्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम एक्ट। अभी आपने कस्टम एक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन कस्टम एक्ट में आप देखेंगे बोर्ड जो होती है, ठीक है, वो जो बोर्ड होती है कस्टम बोर्ड, वो अंडर सेक्शन 14 में ये रजिस्टर्ड है, जो मतलब बोर्ड जो बनती है अंडर सेक्शन 14 के अंतर्गत आती है। वो अगर नोटिफाइड कर दे वो रेट से आपको क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ एक्सचेंज निकालना पड़ेगा। और किस डेट का निकालना पड़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट है। निकाल कौन रहा है पहले ये देखिए, नोटिफाइड किसके मामले पढ़ रहे हैं अपन? गुड्स के मामले में। ध्यान से देखिएगा, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। नोटिफाइड बाई, क्या लिखा है? द बोर्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, ठीक है। और किस डेट का निकालना है ये इंपॉर्टेंट है। फॉर द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, फॉर द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। अभी पढ़ा है अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई की जो डेट है आपकी, उस डेट का निकालना है ऑफ सच गुड्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 12। जहाँ कहाँ पढ़ा था आपने? अंडर सेक्शन 12 में पढ़ा था, याद है? तो आपको है ना ये डेट कौन सी लेनी है और रेट किसके द्वारा नोटिफाइड किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है टैक्सेबल गुड्स के मामले में। पढ़ लेंगे आप लोग, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। फिर आता है, बात करते हैं अपन टैक्सेबल सर्विसेज की। तो टैक्सेबल सर्विसेज में क्या बोला है? तो ये देखिए यहाँ पे ना सर्विसेज के मामले में ना देखो, कस्टम जो होता है वो प्योरली गुड्स के मामले में काम करता है। यहाँ पे सर्विसेज का कोई लेना देना नहीं है, कस्टम में गुड्स का ही लेना देना होता है, सर्विसेज की कोई बात ही नहीं होती। तो ये वाला रेट तो अपन यहाँ ले नहीं सकते, तो फिर क्या लें, कौन सा रेट लें? तो उन्होंने बोला है कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, तो उसके द्वारा उसके तरीके से अपन क्या करेंगे, उस रेट को डिसाइड करेंगे। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा GAAP, गैप। आपने नाम सुना होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप रेट निकालेंगे, राइट। इसके हिसाब से ही सर्विसेज की बात हो रही है, ध्यान रखना है। तो गैप का नियम यहाँ प्रिंसिपल से लगेगा। और किस डेट का लगेगा? फॉर द डेट। देखो आपने
दो सेक्शन पढ़े थे टाइम ऑफ सप्लाई में, एक गुड्स के मामले में सेक्शन 12 और एक पढ़ा था किसके मामले में, सर्विसेज के मामले में सेक्शन 13। तो बस वही डेट आ जाएगी फॉर द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई किसके मामले में, अंडर सेक्शन 13। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर हम रेट ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो रूल 34 ये बोलता है कि आप कौन सा रेट से डिटरमाइन करेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी के लिए। अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो गुड्स के मामले में आप देखेंगे जो नोटिफाइड किया गया है बोर्ड के द्वारा वो, और प्लस किस डेट का, टाइम ऑफ सप्लाई की डेट अंडर सेक्शन 12 वाली। और यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे कस्टम वाली बात नहीं आएगी क्योंकि कस्टम का कोई लेना देना नहीं होता सर्विसेज के मामले में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, GAAP, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से इसको क्या निकालेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज निकालेंगे। किस डेट का निकालेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 13, राइट। तो यहाँ जाकर आपका पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर खत्म हो गया। मैं जाते जाते एक बात और बोलूँगा इस चैप्टर के लिए, जाते जाते अभी तो अपन नेक्स्ट चालू करने वाले हैं। यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि आपको इसके जितने भी स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वैल्यूएशन के, वो सारे क्वेश्चन करने हैं। MTP, RTP और जो भी आपके सजेस्टेड वगैरह जो भी आते हैं इंस्टीट्यूट के, उसके आपको जरूर क्वेश्चंस करके जाने हैं क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा और डेफिनेटली आपका वो क्वेश्चन सही होगा, राइट। तो इसको आप देख लीजिएगा, ओके। चलिए ये चैप्टर ख़त्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर के लिए चलते हैं।